नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं प्यारा नेताजी का दूसरा एपिसोड और मैं हूं साक्षी सहनी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एमएलए साहब अरविंद गुप्ता जी। अरविंद जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है प्यारे हाँ, नेताजी के नमस्कार दूसरे जी। एपिसोड में। अरविंद जी, एक बेसिक चीज है कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में ये देखने को मिला, नायब तहसीलदार की पोस्ट निकली हुई थी जिसमें उर्दू को मैंडेटरी रखा गया था। ऐसे में हमने देखा कि एडवर्टीजमेंट्स के बाद जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी हो, एबीवीपी हो या फिर अदर स्टूडेंट्स यूनियन हो, सबका यही कहना था कि भाषा के आधार पर भेदभाव हो रहा है। आप सभी ने प्रोटेस्ट भी किया और आप लोगों के धरने के बाद, खासकर सभी एमएलएस के धरने के बाद ये देखने को मिला कि कैट ने जेकेएसएसबी को मजबूर कर दिया कि अब वो अपना फैसला जो है वो बदल दे। ये देखकर आपको कैसा लगता है कि इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है इसकी वजह से? आपने देखा होगा कि ये इशू काफी देर से हो रहा था कि बच्चों के एग्जाम में उर्दू कंपलसरी था। जी। उसके लिए हमने स्टार्टिंग से संघर्ष शुरू किया। एबीवीपी ने, हमारे युवा मोर्चा ने संघर्ष शुरू किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने उसके बाद एक हमारा जो विधायक दल था, सीनियर लोग थे, वो मुख्यमंत्री जी से भी मिले, उन्होंने भी आश्वासन जी दिया जी, कि ऐसा मेमोरेंडम दिया था आप सबने। ऐसा जी ऐसा नहीं होगा। जी। लेकिन उनकी जो स्माइल थी उसमें लगता था उस दिन की कोई पॉजिटिव नहीं है, लेकिन उन्होंने उस पर कोई संज्ञान लिया नहीं। तो वो कंटिन्यूसली चलता रहा। फिर हमने पार्टी हाईकमांड ने, हमने यहाँ पे बैठ के, क्योंकि जितने 29-28 विधायक हैं, हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो हम जम्मू से 28 विधायक हैं जो जम्मू से हैं। जब यहाँ पे जम्मू के हित की बात आएगी तो हम वहाँ पे सारे एक इकट्ठे 28 के 28 विधायक खड़े मिलेंगे। हमने डिसाइड किया कि 14 जो जुलाई को है वो वहाँ पे हम धरना प्रदर्शन करेंगे सेक्रेटरीट के बाहर। आपने देखा सुबह 11 बजे हमने धरना प्रदर्शन किया। जी जी। वहाँ पे एक इनफैक्ट 10:30 बजे से आप लोग बैठे 10:30 थे तो। वहाँ पे आके बैठ के पूरी, आपने क्लाइमेट भी देखा होगा, मौसम भी कैसा था, लेकिन सभी के सभी विधायक वहाँ पे आके, वो जो मीडिया भी ब्रीफिंग वगैरह भी हुई उसके बारे में चर्चा हुई। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर 5 लैंग्वेज हैं, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, डोगरी और कश्मीरी। कश्मीरी। जी जी। पर्टिकुलर एक लैंग्वेज को लेके आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इतने सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को उर्दू नहीं आती है। अगर एग्जाम्स में कोई भी, आपने हायर एग्जाम्स देखे होंगे कि उसमें होता है कि अगर आपको उस लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो उस लैंग्वेज को आप सीख के जी उसमें जी। वो कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कर सकते लेकिन ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपको ये लैंग्वेज में ही अप्लाई करना है। अगर आपको बोलते हो कि रेवेन्यू रिकॉर्ड है, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रही है, सारे रिकॉर्ड्स हमारे हैं वो इंग्लिश, अंदर हिंदी, अलग लैंग्वेज में आ रहे हैं। वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो डीसीज वगैरह हैं हमारे, उनको भी उर्दू नहीं आता। जो हमारे जो तहसीलदार पहले हैं वो भी, ऐसा नहीं है कि सभी उर्दू नोइंग होने चाहिए। ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए उस सब्जेक्ट की, लेकिन उस सब्जेक्ट को लेके आपको रिजेक्ट किया जाए, ऐसा वो कभी भी जम्मू के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जम्मू कश्मीर का एक इतिहास भी रहा है कि जम्मू कश्मीर में जब भी कुछ लेना हुआ तो उसको संघर्ष करके ही लेना पड़ा। और आपने उस दिन, हमने वहां पे बैठे और शाम को इमीडिएटली उसी दिन कैट का वो जो कैट है का वो ऑर्डर। नोटिफिकेशन जी आ गई जी कि जी। स्टे ऑर्डर हो गया। उसके बाद वो एग्जाम्स वो डेफर कर दिए गए। पर दुख की बात यह है कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको एक डर सता रहा है। उनका डर ये है कि अब इसको डेफर कर दिया गया है तो ऐसा तो नहीं है कि अब हमें फिर से प्रदर्शन करना पड़ेगा कि नायब तहसीलदार के एग्जाम के रिक्रूटमेंट्स निकालो निकालो निकालो। क्योंकि अभी आपने भी ये चीज कह दी जो हर जम्मू वाला कहता है कि हमें अपनी चीज मांग मांग के लेनी पड़ती है। ऐसा उनका डर है, आप उस पर क्या जवाब देंगे? देखो, जो जम्मू के लोगों को है उनको डरने की जरूरत नहीं है। जम्मू के विधायक, 28 के 28 विधायक जम्मू कश्मीर में, अगर कुछ ऐसा लगेगा तो उनको एजिटेशन करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे। हमारा जो फर्स्ट था कि हमें वहां पे उस एग्जाम्स को डेफर करके, जो उर्दू लैंग्वेज है इंक्लूडिंग, उसके लिए वजह से किसी को, बच्चे को अप्लाई ना कर सके, वैसा नहीं होना चाहिए था। मेरे डिस्क्रिमिनेशन को ना हो। लगता जी है जी। कि उस पे आगे हम पार्टी में एक नया उस पे चर्चा करेंगे, उस पे क्या स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे। बच्चों को ज्यादा देर वेट ना करना पड़े, उसकी नई नोटिफिकेशन जैसे ही आती है उसमें, मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में जो लैंग्वेजेस हैं वो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी बच्चों को अप्लाई करने में। और जल्दी ही उसकी नोटिफिकेशन जो नहीं है आने वाली है। जम्मू कश्मीर के बच्चों की बात करें, अभी जम्मू के जितने भी बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि एक तरफ चलो अच्छी बात है कि अपनी तरफ से बीजेपी अपना काम कर रही है, पर हमें अगर स्टेटहुड मिल जाए तो कहीं ना कहीं हम सभी बच्चों के लिए जो जॉब्स हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षित हो जाएंगी। हमें इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि कोई बाहर का यहाँ पर आकर हमारी हिस्से की नौकरियां ले जाए। आपको क्या लगता है कि कब तक सेंटर स्टेटहुड यहाँ पर ग्रांट कर सकती है? क्योंकि
राहुल गांधी जी ने भी अब मॉनसून का सत्र शुरू होने से पहले ही लेटर लिख दिया प्रधानमंत्री जी को, तो क्या कहेंगे? आपने देखा होगा कि ये चर्चा कुछ खित्ते में ही है स्टेटहुड की, लेकिन अगर आप युवा को देखें तो युवा और जितने भी हमारे बिजनेस कम्युनिटी वगैरह है, सारे जो हैं प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से खुश हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी डेवलपमेंट जम्मू को लेके, आपने पहले देखा होगा कि 2014 से पहले जम्मू को हमेशा डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी। जी जी। अगर 1 रुपया दिल्ली से आता था तो 80 पैसे जो है वो श्रीनगर के अंदर जाते थे, 20 पैसे। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू और श्रीनगर में एक इक्वालिटी आई है कि आपको बराबर की हिस्सेदारी है। हमें जम्मू को कैसे हमें स्मार्ट बनाना है, जम्मू को कैसे डेवलप करना है, उसकी चिंता करनी चाहिए। जो स्टेटहुड का है वो स्टेटहुड, मैंने पहले भी आपके बात में कहा था कि स्टेटहुड जो है आने वाले टाइम में, क्योंकि देश के सबसे प्रिय नेता जो हमारे, जिनका नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी के तो नेता हैं ही हैं, और पूरे देश का नेतृत्व और पूरे दुनिया जिनको नेता मानती है, उन्होंने अपने हाउस ऑफ पार्लियामेंट में कहा है कि स्टेटहुड को जल्दी दिया जाएगा। मेरे को लगता है कि ये हमारा विषय जो है वो है नहीं है, वो मेरे को लगता है कि जल्दी ही आने वाले टाइम में जो स्टेटहुड है वो जम्मू कश्मीर को उचित समय आने पे स्टेटहुड भी मिल जाएगी। और जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी डेवलपमेंट हो रही है, क्या जम्मू के बच्चों के राइट्स के लिए, और जम्मू के, मेरे को जम्मू आपने देखा होगा कि एक एजुकेशन हब बन गया हुआ है जम्मू, जिसको मंदिरों का शहर कहते थे, मंदिरों के शहर के साथ जम्मू एक एजुकेशन हब है। IIT जम्मू के अंदर है, IIM जम्मू के अंदर है, एम्स भी जम्मू के अंदर है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे डिवीजन भी जम्मू के अंदर आई है, जो कितनी देर जिसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ा रेलवे डिवीजन के लिए, रेलवे डिवीजन भी, उसमें भी डेवलपमेंट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। रेलवे डिवीजन से मुझे याद आया, रियासी के लोगों का कहना है कि वहां पे जो ब्रिज बना हुआ है वहां पर कोई रेल आकर रुकती नहीं है, उस पर कुछ किया जाएगा क्या? जवाब मैंने भी वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही एक सुना था कि वो देखो जो रेल जा रही है पुल्लुपुर थे, वो देखो जो हाईएस्ट ब्रिज है उस पे तो रेल वहां पे, क्योंकि क्लाइमेटिकली ऐसा रहता है वहां पे तो रेल रुकना पॉसिबल नहीं है। पर उसी के लिए तो उसे तैयार किया गया ना, नहीं, ब्रिज को उसी के लिए। ब्रिज रेल रुकने के लिए नहीं, ब्रिज तो कनेक्टिविटी के लिए तैयार किया तो गया है। उसका लिए। जो कोड़ी स्टेशन है या रियासी स्टेशन है, आने वाले टाइम में जब लोकल ट्रेन चलेंगी या कुछ होगा वहां पे ट्रेन रुकेंगी। आपने वंदे भारत जो अभी जा रही है, वंदे भारत का आपने श्रीनगर से सॉरी जम्मू से लेके अगर दिल्ली में भी स्टॉपेज देखा जाए तो 2 या 3 मेन सिटी में स्टॉपेज रहते हैं, हर जगह में वंदे भारत का स्टॉपेज होता नहीं है। लेकिन जो लोकल ट्रेन आगे, आपने देखा होगा अभी जो ट्रेन श्रीनगर के लिए जा रही है वो रियासी से जा रही है, कटरा से, और आने वाले टाइम में सितंबर में उसमें जब जम्मू के अंदर 2 या 3 प्लेटफॉर्म शुरू हो जाएंगे, वो ट्रेन जो है जम्मू के अंदर से जाएगी, उसके बाद एक स्टेशन उसका कटरा भी रहेगा। और मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम्स में जैसे लोगों की डिमांड है, और लोगों को मेरे को लगता है कि रियासी के अंदर भी उसका जो बाकी उसमें संगलदाम हो रही हो, कोड़ी स्टेशन आते हैं जब लोकल ट्रेन चलेंगी, तो मतलब रियासी में भी वो रुकेगी। रियासी में भी रुकेगी। और मेरे को लगता है कि जो लोकल, आपने देखा होगा कि आज मैं पेपर में पढ़ रहा था, एक नया रेलवे लाइन के लिए प्रोजेक्ट आया है। वो नई रेलवे लाइन 77.96 किलोमीटर है जम्मू से लेके आगे जाने के लिए, तो वो भी एक नया प्रोजेक्ट आया है। मेरे को लगता है कि डेवलपमेंट जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है, और हमारे युवा ही अकोमोडेट, क्योंकि अगर डेवलपमेंट कहीं पे डेवलपमेंट होती है तो वहां पे जॉब्स भी जनरेट होती हैं, तो उसमें बच्चे ही अकोमोडेट होते हैं। और ये तो रही डेवलपमेंट की बात। अगर भारतीय जनता पार्टी की पर्सनल बात करें, क्या भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र सिंह राणा जी को मिस करती है? भारतीय जनता पार्टी भी देवेंद्र सिंह राणा जी को मिस करती है। मैं उनको पर्सनली आइडियलाइज करता था, मैं उनको अपना गुरु मानता था। इसलिए आपसे पूछे क्योंकि आप उनके साथ बहुत कनेक्टेड लगते हैं। मेरा भारतीय जनता पार्टी से अलावा भी जब वो दूसरी पार्टी में थे, मेरा उनके पारिवारिक रिलेशन थे, जी कनेक्शन था, एक कनेक्शन था। मैं उनको, उनकी बेटी देवयानी बड़ा अच्छा कर रही है, आपने देखा होगा कि हमेशा वो पब्लिक के बीच में रहती है। और पूरे मेरे को उनको, उनके देवयानी के अंदर भी मैं देवेंद्र राणा जी की झलक देखता हूँ कि जिस तरह से उसका वर्किंग स्टाइल है वैसे ही वो काम करती है। तो देवेंद्र राणा जी एक बड़ी सेटबैक है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, हमारे लिए भी। काफी ग्रूम्ड, काफी मैच्योर्ड, काफी सीजन्ड वो लीडर थे। लेकिन बदकिस्मती हमारी रही कि जैसे ही असेंबली की फॉर्मेशन हुई तो वो इमीडिएट ही उसके 31 अक्टूबर को उनकी, वो हमारे बीच में से चले गए। उनकी कमी, अभी उनकी कमी तो हमें महसूस होती रहेगी। ऐसे ही हमारे एक सीनियर लीडर शमशेर सिंह मनाज जी थे, उनका भी मार्गदर्शन, और राज्यसभा में मेंबर रहे, हमारे पार्टी के अलग अलग पदों में रहे, उनकी कमी भी हमें महसूस होती रहेगी। अब रही बात कविंदर गुप्ता जी की, हाल ही में उन्हें लद्दाख का LG अपॉइंट किया गया है। कैसा लग रहा है कि एक जम्मू का लीडर, वो भी कर्मठ, क्योंकि हमने देखा है कि
जब वो एक इस तरह की लीडर, मतलब इस तरह की पोस्ट पर नहीं भी थे, टिकट उनको नहीं भी मिली थी, उसके बावजूद वो लगातार दफ्तर आते थे, रोज दफ्तर आते थे। तो कहीं ना कहीं एक कर्मठ होने का एक फैक्टर उनके अंदर देखने को मिलता था। कैसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर का एक कर्मठ कार्यकर्ता अब लद्दाख में जाएंगे और वहां सर्व करेंगे? आ, जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूँ ना कि हमेशा संघर्ष करके इन्होंने कुछ लिया है जम्मू के अंदर, ऐसे ही कविंदर गुप्ता जी ने पूरी जिंदगी में संघर्ष किया है। 2005 में कॉरपोरेशन, उसके बाद इन्होंने एक बार इनको टिकट मिली, किसी रीजन से इनकी टिकट कट गई, फिर दूसरी बारी टिकट हुई, नहीं हुई, तीसरी बार। लेकिन मैं कविंदर जी के साथ मेरी जो क्लोजली इंटरेक्शन रही, मैं उनको अपना बड़ा भाई दोस्त कह सकता हूँ। जी 2012 जी के जी बाद जी जी। हम कंटिन्यूसली इकट्ठे रहे। 2014 में चुनाव हुए जम्मू कश्मीर के अंदर, तब भी हम इकट्ठे काम करते थे। लेकिन उनकी उस टाइम भी टिकट जम्मू वेस्ट से वो चाहते थे, उसको ना मिलके तो गांधीनगर से मिली, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। लेकिन वो पार्टी के इतने कर्मठ कार्यकर्ता थे, उन्होंने कभी रिजेंटमेंट उनके फेस में ऐसा नहीं आया कि मेरे को पार्टी ने। और वही रीजन था कि 2019 के बाद जब अपना एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, अभी भी 2024 के, तो उन्होंने और अलग अलग पद में रहे। पहली बारी वो स्पीकर के रूप में उन्होंने काम जी किया जी, स्पीकर और के बड़ा रूप में। अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद डिप्टी सीएम डिप्टी रहे, सीएम। लेकिन 51 दिन के लिए रहे, लेकिन उसमें भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। बड़े शायद स्वभाव के थे, लोगों के साथ मिलना जुलना। सबसे ज्यादा जो उनके प्लस पॉइंट था, उनके दरवाजे हमेशा लोगों के लिए खुले रहते थे। किसी को परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि मैं कविंदर जी के घर जा रहा हूं तो मेरे को दरवाजा अंदर से फोन करके कविंदर जी बोलेंगे कि आपने अंदर आए। वो कार्यकर्ता के रूप में काम किया और कार्यकर्ता की वो इज्जत करते थे। तो फिर कविंदर जी आपने के लिए जी जी। 2024 में आपने देखा जब चुनाव हुए तो उनको टिकट नहीं दी गई, वो निराश नहीं हुए। उन्होंने पार्टी पे और पार्टी के नेतृत्व पे पूरा पूरा विश्वास था। विश्वास रखा, जी और जी। अब कल परसों मुबारकगढ़ी हम इसी ऑफिस में यहीं पे मल्होत्रा अपना कुलभूषण जी मल्होत्रा के जी। ऑफिस पास बैठे हुए थे, यहाँ पे मोत्रा जी के पास कविंदर जी से मैं बात कर रहा था। उसी से 10 मिनट पहले मैं जाके गया तो मेरे को वापस फोन आता है किसी का कि कविंदर जी के। ये हमारे लिए और हमारी पार्टी के लिए और कार्यकर्ता के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो हम्म। सकती कि जो संघ से तैयार किया और भारतीय जनता पार्टी से तैयार किया हुआ व्यक्ति जो एक एलजीयूटी का जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनेगा। कुविंदर जी को और उनके परिवार को इसके लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और कल आपने उनको देखा होगा कि वो कितने भावुक होके कार्यकर्ता के जी प्रति जी। 2-3 बार वो अपने भाषण में रो पड़े, क्योंकि रो मेरी पड़े, मीटिंग जी थी जी। तो मैं उठ के कविंदर जी से पूछ के चला गया था। हम्म। ऐसे कार्यकर्ता जो ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे नेता जो कार्यकर्ता को भी अपने बराबर समझते हैं, उनके लिए तो एक सलूट है। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं। और मेरे को लगता है कि पार्टी पे विश्वास होना और अपने नेतृत्व पे विश्वास होना उसी का कारण है कुविंदर गुप्ता जी आज यहाँ पे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्यारे नेताजी के दूसरे एपिसोड में आपने हमारे साथ इतना समय व्यतीत किया, बहुत सारी बातें शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इतना ही, प्यारे नेताजी के दूसरे एपिसोड में इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, मिलेंगे आपसे तीसरे एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द न्यूज साक्षी सानी को दे इजाजत। नमस्कार।